Welcome everyone in the another session of fluid mechanics and hydraulic machines. In this session, we are going to discuss about the detailed concept of Bernoullis equation and where we can apply it. So Bernoulli equation सबसे पहले start कहाँ से होता है? So थोड़ा सा हम rewind करते हैं. तो हमने forms of energy discuss किया था. नेचर में तीन फॉर्म ऑफ मैकेनिकल एनर्जी होती है जिसको मैं ब्रीफली फिर से डिस्क्राइब करना बेटर समझूंगा. The first one you can see here is the kinetic energy. So अगर कोई ऑब्जेक्ट या फिर कोई फ्लूइड में मोशन है यानी कि लिक्विड अगर मोशन में है तो उसके अंदर जो एनर्जी होगी दैट विल बी कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी व्हिच इज गिवन बाय हाफ mv², जहां पे m उस बॉडी का मास है या फिर उस फ्लूइड का जो एरिया आपने स्टडी के लिए लिया है या वॉल्यूम लिया है उसका मास है, एंड v इज द वेलोसिटी व्हिच विथ इट इज फ्लोइंग और ऑब्जेक्ट इज moving. The second energy you can see here is potential energy. So potential energy कोई भी ऑब्जेक्ट की हाइट के कारण होता है. अगर कोई ऑब्जेक्ट एक h हाइट पे है तो उसके अंदर जो एनर्जी होगी ड्यू टू इट्स हाइट फ्रॉम अ रेफरेंस. ओके, रेफरेंस हम अपने हिसाब से ले सकते हैं. दैट इज नॉर्मली ग्राउंड को हम रेफरेंस लेते हैं. सो mgh, h is the height from your reference line. Then the third energy you can see here is pressure energy. Now pressure energy is due to the density of fluid which is written here as rho gh, where rho is the liquid, the amount of liquid you are having there doesn't matter, सिर्फ उसकी डेंसिटी मैटर करती है. And the second thing which matters is कि कितनी हाइट पे वो फ्लूइड है. So उस रेफरेंस लाइन यानी जहां पर आपको प्रेशर मेजर करना है, जैसे कि अगर एक टैंक है तो टैंक का बॉटम और उस बॉटम से लिक्विड की हाइट दैट इज h, तो रो जी एच टोटल उसके अंदर प्रेशर एनर्जी हो गई. तो ये तीन फॉर्म्स ऑफ एनर्जी का हमने ब्रॉडली डिस्कशन किया है प्रीवियस लेक्चर में. आप प्रीवियस वीडियो देख के इसे ब्रॉडली समझ सकते हो. तो अब बात करेंगे हम बर्नौलीज प्रिंसिपल की कि बर्नौलीज प्रिंसिपल बेसिकली है क्या. तो जब कोई भी फ्लूइड एक सिस्टम में या फिर कह लो एक पाइपलाइन में अगर वो फ्लो करता है तो उसके अंदर एक एनर्जी होती है. अब वो एनर्जी कहां से आ सकती है? सो हमने तीन फॉर्म्स ऑफ एनर्जी के बारे में डिस्कशन किया. तो एक फ्लूइड के अंदर ये तीन फॉर्म में ही एनर्जीज स्टोर्ड रह सकती हैं. सो बर्नौलीज इक्वेशन सिंपली ऐसा समझाता है हमें कि कोई भी फ्लूइड फ्लो के दौरान जो एनर्जी है पूरे सिस्टम की, यानी उस फ्लूइड के अंदर जो एनर्जी है थ्रू आउट सिस्टम में, वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी. यानी कि एनर्जी की वैल्यू, टोटल एनर्जी की वैल्यू जो है वो बढ़ेगी या घटेगी नहीं, वो टोटल एनर्जी हमेशा कांस्टेंट रहेगी, जो कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन भी समझाता है. But Bernoulli's equation is specifically for fluids during the flow. अब जैसा कि यहां पर हम देख सकते हैं that the relationship between the velocity and the pressure, okay, exerted by a moving fluid. तो Bernoulli's equation basic concepts देता है. ये जो तीन फॉर्म ऑफ एनर्जीज हमने पढ़ी थी, उन तीनों फॉर्म्स ऑफ एनर्जी के बीच में क्या रिलेशन है. सो अगर कोई सिस्टम में एक फ्लूइड फ्लो कर रहा है तो बेसिकली एनर्जीज जो है वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती हैं. यानी कि प्रेशर एनर्जी वेलोसिटी में कन्वर्ट हो सकती है, या फिर पोटेंशियल एनर्जी प्रेशर और वेलोसिटी में कन्वर्ट हो सकती है, या फिर वाइस वर्सा. ये तीनों एनर्जीज आपस में चेंज होगी, कन्वर्ट होंगी, बट वैल्यूज जो है वो हमेशा, अगर कोई भी रैंडम पॉइंट आप लोगे एक थ्रू आउट द सिस्टम में, तो वो हमेशा कांस्टेंट रहेंगे. सो ये जो इक्वेशन है इसे हम ऑयलर्स इक्वेशन कहते हैं, जो कि बर्नौलीज इक्वेशन का डेरिवेटिव फॉर्म है. या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि ये जो बर्नौली इक्वेशन है ये ऑयलर्स इक्वेशन का इंटीग्रेटेड फॉर्म है. यानी सिंपली ऑयलर्स इक्वेशन पार्शियल डेरिवेटिव है इन तीनों एनर्जीज का. यानी कि वहां से भी हमें पता चलता है दैट पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ दीज थ्री एनर्जीज रिमेन्स कांस्टेंट. बट बर्नौली इक्वेशन को हम एनर्जी इक्वेशन भी कहते हैं क्योंकि ये हमें ज्यादा क्लैरिटी देता है एनर्जी से रिलेटेड. अब ये इक्वेशन बनता कैसे है, तो यहां पर देख सकते हो आप कि तीन एनर्जीज, जो फर्स्ट वन है दैट इज P by rho g,
विच इज प्रेशर एनर्जी, जो कि हमने डिस्कशन किया. सेकेंड वन इज v स्क्वायर बाय 2g विच इज इंटीग्रेटेड फॉर्म ऑफ kinetic energy, and third one is z which is the height of the fluid, that is simply potential energy or you can say potential head. तो यहां पर जो तीनों चीजें हमने ली है बर्नौली इक्वेशन में, वो तीनों तीन हेड्स हैं, यानी कि अगर प्रेशर एनर्जी को आप हाइट में कन्वर्ट कर दोगे तो वो हो जाएगा P बाय रो जी. सो सिंपली प्रेशर हेड हमने यहां पर यूज किया है. सो बर्नौलीज इक्वेशन का एप्लीकेशन क्या है? तो एरोप्लेन की लिफ्ट से लेके बर्ड्स की लिफ्ट और इवन पाइप्स, नोजल्स में, ये हर जगह पे बर्नौली इक्वेशन का हम यूज करते हैं. हाई स्पीड कार्स में इसका यूज होता है, टरबाइन की ब्लेड डिजाइन में इसका यूज होता है, कंप्रेसर्स की डिजाइन में इसका यूज होता है. सो जहां पर भी आप एरोफॉइल शेप्स देखते हो, यानी सिंपली अगर आप अपने ऊपर लगा हुआ फैन देखो तो वहां पर भी वो फैन नीचे की साइड हवा देता है, तो उसका भी रीजन यही है कि कहीं ना कहीं उसमें बर्नौलीज कंसेप्ट का यूज हुआ है. सो अब हम डिस्कशन करते हैं बर्नौलीज इक्वेशन के लिए कुछ एजम्पशंस हैं, तो उसके बेसिक कंसेप्ट्स क्या हैं और एजम्पशंस क्या हैं जो हमें फॉलो करनी है. सो द फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि बर्नौलीज इक्वेशन डायरेक्टली एप्लीकेबल है आइडियल फ्लूइड्स पे, यानी कि अगर एक कोई फ्लूइड है जो कि स्ट्रीम लाइन में फ्लो कर रहा है और कंप्रेसिबिलिटी और विस्कोसिटी के इफेक्ट्स को अगर हम नेग्लिजिबल काउंट करें, तभी उस फ्लूइड पे हम बर्नौलीज इक्वेशन को डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं. यानी कि जो रियल फ्लूइड्स हैं उनमें हेड लॉसेस भी होते हैं, सो उस केस में हमें हेड लॉसेस को कंसीडर करना पड़ेगा. सो आइडियल फ्लूइड्स के लिए जो टोटल हेड है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा. अगर कोई भी क्रॉस सेक्शन आप देखोगे, तो कोई भी क्रॉस सेक्शन को अगर आप कंपेयर करोगे तो, बट रियल फ्लूइड्स के लिए एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन में अगर आप मूव करोगे तो वहां पर जो टोटल हेड है वो चेंज हो जाएगा बिकॉज ऑफ हेड लॉसेस, जो कि बर्नौलीज इक्वेशन में कवर नहीं हो रहे हैं. हेड लॉसेस हम लॉसेस इन पाइप्स में पढ़ेंगे. एंड then the last one is the total head along the streamline is constant during steady flow when the compressibility and frictional effects are negligible. So यहाँ पर आप जो इक्वेशन देख रहे हो, P1 by rho g plus V1 square by 2g plus Z1 is equal to the outlet quantities same as inlet. But अगर इसी इक्वेशन को थोड़ा सा हम मॉडिफाई करते हैं, that means कि यहाँ सिंपली हमने क्या किया है कि जो rho g है P1 के पास, वो सिंपली हमने एज अ मल्टीप्लायर यूज किया है. So the equation wholly becomes P1, that is in the terms of pressure, plus 1 by 2 rho V1 square plus rho g Z1. अब ये पूरी एनर्जी जो इक्वेशन है ये जूल्स में आ गई है, ठीक है, जहां पर जो सारी क्वांटिटीज हैं वो किलो जूल में होंगी, किलो जूल में, बिकॉज किलो जूल इज स्टैंडर्ड यूनिट. सो इसी इक्वेशन का हम यूज करेंगे अपने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए. सो बेसिकली हम बर्नौलीज इक्वेशन अप्लाई कैसे कर सकते हैं? तो यहां पर आप देखिए, जो इनलेट सेक्शन है वहां की जो टोटल एनर्जी है मस्ट बी इक्वल टू द टोटल एनर्जी एट आउटलेट सेक्शन. सो इनलेट सेक्शन पर हम सबसे पहले एनर्जी फाइंड करते हैं कि इनलेट सेक्शन पर टोटल एनर्जी क्या है. सो एज्यूम करते हैं कि इनलेट सेक्शन का जो एरिया है, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हो, एरिया क्या है A1, और P1 प्रेशर से फ्लूइड एंटर हो रहा है, ठीक है, और यहाँ पर वेलोसिटी जो है फ्लूइड के एंट्रेंस की वो V1 है. अब जैसे ही फ्लूइड मूव करके ऊपर की साइड जा रहा है, ऊपर जो एरिया है वो रिड्यूस हो जा रहा है. आप देख रहे हो जैसे जैसे ऊपर जा रहा है फ्लूइड, क्रॉस सेक्शन किस तरह से रिड्यूस हो रहा है. सो क्रॉस सेक्शन रिड्यूस होने के कारण सीधी बात है जो V2 वेलोसिटी है, यानी V1 से चेंज होकर V2 हो जा रही है वेलोसिटी, और वो वेलोसिटी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू द इनलेट वेलोसिटी. अब बर्नौलीज कंसेप्ट क्या बोलता है? अगर वेलोसिटी बढ़ी दैट मींस कि काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ी. तो अगर काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है तो किसी एक एनर्जी को यहां पर रिड्यूस होना पड़ेगा, क्योंकि एनर्जीज जो है वो आप इस इक्वेशन से देखो, इस इक्वेशन में क्या है, एनर्जीज जो है वो कांस्टेंट है. दूसरी चीज कि यहां पर जो हमने नीचे रेफरेंस लाइन की है, ये वाली जो रेफरेंस लाइन है ब्लू कलर में हमने की है, ये रेफरेंस लाइन से इनलेट जो है वो y1 हाइट ऊपर है. दैट मींस कि वहां पर जो पोटेंशियल एनर्जी है वो y1 अमाउंट है, जबकि सेकंड पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी बढ़ के कितनी हो जा रही है, y2 अमाउंट, यानी कि पोटेंशियल हेड जो है वो y2 हो गया, यानी कि रो जी y2. ओके, सो यहां पर पोटेंशियल हेड भी बढ़ गया, तो दो एनर्जीज बढ़ी हैं,
तो सीधे सीधे आप समझ सकते हैं कि अगर ये दो एनर्जीज बढ़ रही हैं, दैट मींस कि वेलोसिटी बढ़ रही है एज वेल एज पोटेंशियल हेड बढ़ रहा है, तो गिव अप किसको करना पड़ेगा? ऑब्वियसली प्रेशर एनर्जी को गिव अप करना पड़ेगा, बिकॉज एनर्जीज जो है वो चेंज नहीं होंगी, टोटल एनर्जीज जो है वो हमेशा कैसी रहेंगी? कांस्टेंट रहेंगी। तो इनलेट पे सिंपली हम इक्वेशन दे सकते हैं P1 बाय रो जी प्लस V1 स्क्वायर बाय 2G प्लस Y1। अब यहां पर आप समझ सकते हो क्योंकि एरिया ज्यादा है तो P1 बाय रो जी दूसरी दो एनर्जीज के कंपैरिजन में ज्यादा होगा। अब जैसे जैसे फ्लूइड ऊपर जा रहा है धीमे धीमे उसका पोटेंशियल बढ़ रहा है। ओके, हम एक्सटर्नल कोई एनर्जी सप्लाई नहीं कर रहे हैं, यहां पर उसका पोटेंशियल धीमे धीमे बढ़ रहा है। तो पोटेंशियल अगर बढ़ रहा है दैट मींस कि प्रेशर एनर्जी जो है वो धीमे धीमे रिड्यूस हो रही है। एज वेल एज जो एरिया का रिडक्शन हो रहा है वो हमें ये बता रहा है, जो हमने कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन में पढ़ा था कि एरिया के रिडक्शन से क्या होगा? वेलोसिटी भी बढ़ेगी। तो यहां पर आप देख सकते हो कि जैसे जैसे ये ऊपर जा रहा है इसकी वेलोसिटी भी बढ़ रही है, इसका पोटेंशियल भी बढ़ रहा है, यानी कि जो प्रेशर एनर्जी है वो डाउन जा रही है। और जब ये टॉप सेक्शन में पहुंच रहा है तो टॉप सेक्शन में वेलोसिटी इसकी हाईएस्ट है, दैट मींस कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो मैक्सिमम हो गई, पोटेंशियल एनर्जी जो है इसके अंदर स्टोर्ड वो मैक्सिमम हो गई, और जो प्रेशर एनर्जी है वो रिड्यूस होके लीस्ट हो गई। तो इस इक्वेशन से, मैथमेटिकल इक्वेशन से हम सिंपली ये इसका डेरिवेशन एक समझ सकते हैं कि किस तरह से एनर्जीज जो है वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती हैं। और बेसिक इसी कंसेप्ट का हम यूज करते हैं दूसरी जो इक्वेशंस है, नोजल की इक्वेशन, डिफ्यूजर की इक्वेशन है, या फिर हेड लॉसेस जो होते हैं पाइप्स में ड्यूरिंग द फ्लो, हम इसी इक्वेशन से डिराइव करते हैं और किस तरह से एक जगह से दूसरी जगह एनर्जी ट्रांसफर कर सकते हैं। सो होपफुली आपको बर्नौलीज इक्वेशन के जो बेसिक कंसेप्ट है वो समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स पे डिस्कशन करेंगे। Now here are some important questions from the above topic. You can try out these by clicking on the Google link given below in the description. Thank you for watching the video.